नमस्कार। मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और आजकल आप हमें एक सीरीज में देख रहे हैं जिसका नाम है सेल्फ मेड आइकन। इस सीरीज में हम ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई हो। अभी तक आपने हमें चंद्रशेखर, राकेश टिकैत और इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ बात करते हुए देखा है, और आज हमारे बीच जो शख्सियत हैं वो यकीनी तौर पर सेल्फ मेड आइकन है। आइकन इसलिए क्योंकि पूरे देश में कई राज्यों में उन्होंने एक सामाजिक क्रांति, जिसको सामाजिक न्याय न्याय की सियासत कहते हैं, वो लेकर आए हैं। आजकल पूरे भारत में पसमानदा पॉलिटिक्स को लेकर के चर्चा है, और पसमानदा पॉलिटिक्स के उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश में जनक माने जाते हैं अनीस मंसूरी। अनीस मंसूरी उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं और एक बड़ा नाम है, खासकर संघर्षों के सही स्वरूप अनीस मंसूरी को कहा जाता है। अनीस मंसूरी साहब, आपके जीवन, संघर्ष और पर आज आपको जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। जी जी। अनीस साहब, मैं ये हमारे दर्शक और हम लोग ये जानने में रुचि रखते हैं कि पसमानदा सियासत के आप एक बहुत बड़े चेहरे हैं, बल्कि ये कहें कि आप विसल ब्लोअर हैं। विसल ब्लोअर को कहते हैं जो सबसे पहले आगे बढ़ता है। बहुत चुनौती इसके सामने पेश आती है, तो ये जानना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है कि आपका बचपन, क्या पसमानदा सियासत से कोई रिलेटेड कुछ एक्टिविटी आपके बचपन के बारे में हम पहले जानना चाहते हैं। देखिए, हम एक गरीब और किसान परिवार से आते हैं और हम लोग जनपद प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा क्षेत्र ग्राम परियावा के रहने वाले हैं। और हम लोग 6 भाई और 2 बहन। ओके। हम 6 भाइयों में 5वें नंबर पे आते हैं। हम लोगों ने, क्योंकि हम मुस्लिम पिछड़ी वर्ग से आते हैं, जैसे इस देश के अंदर धुनिया, नद्दाफ, मंसूरी, पिंजारा, पिंजारी तमाम नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मंसूरी बेहना भी कहते हैं, दुनिया भी कहते हैं और नद्दाफ भी कहते हैं। तो जब हम गांव में इंटर करके जब लखनऊ आए, लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारा एडमिशन बीएससी में हुआ। हमने यहाँ से बीएससी किया, यहाँ से पीजी किया और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में पॉलिटेक्निक भी किया। तो मेरा कहना ये था कि जब हमने उस पढ़ाई के दरमियान जी। गांव में अपने रिश्तेदारों में गरीबी देखा, उनकी बेबसी देखा, उनका रहन सहन देखा, तो मुझे उन पर बड़ी तरस आती थी, क्योंकि मैं भी गरीब था। अल्लाह ताला दुआ करता था कि कभी ऐसा वक्त लाए समाज में एक सुधार लाने का मौका अल्लाह दे दे तो मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। उसी के तहत हमने यहाँ लखनऊ में रह करके रेलवे की ठेकेदारी भी की, दाल रोटी चलाने के लिए। और उसके दरमियान समाज के कुछ लोग मेरे संपर्क में आते हैं। तो शुरुआत में मैंने जो समाज के संगठन चलते थे उन लोगों को ताउन किया करते थे, उनके कि आप लोग प्रोग्राम करें, समाज को जगाएं, जागरूक करें। फिर कुछ जिम्मेदार लोगों ने ये जिम्मेदारी मुझ पर रख दी और मैंने वो जिम्मेदारी निभाते निभाते आज यहाँ तक पहुँचे। और सबसे पहले ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन 2006 में उसका विस्तार हुआ। करते करते जब हम अपने भाषणों में पिछड़े मुसलमानों की बात करते थे, तो मुसलमानों में जो 48 बिरादरियां और पिछड़ी बिरादरी के लोग थे, खासतौर से उसमें जो अंसारी समाज थे, कुरैशी समाज के, राजी समाज के, जिनके अपने संगठन प्रदेश में चलते थे, उन्होंने कहा, जब मंसूरी साहब आप अपने प्लेटफॉर्म पे सारे बैकवर्ड के हक और अधिकार हुकूक की बात करते हैं, तो आप अकेले ही क्यों बात इस मूवमेंट को चला रहे हैं, हमको भी जोड़िए अपने साथ में।
तो चूंकि वो जातीय संगठन था मंसूरियों का, तो उसके बाद हमने फिर सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज एक संगठन का नाम दिया। और इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले पसमानदा मुस्लिम समाज के नाम से इकलौता मेरा संगठन रजिस्टर्ड हुआ। ओ, और इससे पहले भी और कुछ लोग पसमानदा का नाम ले रहे थे, लेकिन यह है कि जो तरीके से काम करने के लिए अव्यवस्थित था उससे पहले, आपने व्यवस्थित तरीके से प्रारंभ किया। हाँ, उसको व्यवस्थित किया और एक संगठन का नाम दिया। और हमने पहला प्रोग्राम किया, उसमें माननीय राजेंद्र सच्चर साहब जो कमेटी के सच्चर आयोग के अध्यक्ष थे, उनको भी बुलाया। और राजेंद्र यादव जी दिल्ली से, उनको बुलाया। उनकी मिसेज वो भी समाज पे रिसर्च कर रही थी, उनको बुलाया। मौलाना ईसा मंसूरी साहब लंदन से आए, जो वर्ल्ड इस्लामिक फोरम के चेयरमैन थे, वो लंदन से आए इस कार्यक्रम में। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे आए, काफ़ी उलमाए इकराम आए, समाज के तमाम पढ़े लिखे समाज के लोग आए। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने लखनऊ में किया, तो उसमें इतना बड़ा मैसेज गया कि समाज पूरे प्रदेश के अंदर जाग गया, सोता हुआ समाज जाग गया। और एक नई क्रांति जो आई उस उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मुझे देख के ऐसा लगा कि ये पसमानदा मुस्लिम समाज जो अपने हक और अधिकार से वंचित था, इसको एक मसीहा की ज़रूरत थी। और मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को पा करके उसने अपने मसीहा के रूप में हम लोगों को स्वीकार कर लिया। काफी बड़ी बात आप कह रहे हैं, मसीहा के तौर पर स्वीकार करना। और जैसे आप लोग जो हैं वो ये एक्टिविटी जब करने लगे, तो सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखें तो आलोचना भी एक पक्ष अगर पसंद करता है तो इस चीज को, तो आलोचना भी दूसरा पक्ष करता है। देखिए, जब हमने पिछड़े मुसलमानों की बात मंच के जरिए किया, तमाम टेलीविजन अखबारात पे हमारे बयानात आने लगे, तो मानी सी बात है, जो सामंतवादी सोच के मुसलमान थे उनके सीने पे सांप लूटने लगा। और उन लोगों ने मुझ पे तरह तरह के आरोप लगाए कि इनके खिलाफ फतवा आनी चाहिए और ये इस्लाम में मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं। तो तरह तरह बातें हुई, हमें बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज करके हम अपने काम में लगे रहे। तो उनकी बेबसी और बढ़ती चली गई। वो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे आकर के मेरा विरोध करने लगे। तो मुझे उनकी बेबसी देख करके, उनकी बेचैनी देख करके बड़ी खुशी हुई कि तब मुझे लगा कि मैं जिस मोमेंट पे, जिस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसका मतलब है उनकी बेबसी इस बात की दलील है कि हम संगठन में ठीक से काम कर रहे हैं, संगठन हमारा आगे बढ़ रहा है। देखिए अनीस साहब, एक्चुअली मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामाजिक बराबरी की जो बात आप कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी में क्या वास्तव में आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि एक सामंतवादी सोच यहाँ भी है, उत्पीड़न होता है, प्रताड़ना होती है, या दूसरे को अवसर नहीं मिलता है? तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे था कि बैकवर्ड मुसलमानों को अवसर नहीं मिल रहा है? ये लगा क्यों आपको? भाई देखिए, जब हम लोगों ने बैकवर्ड मुसलमानों की बात की, हाँ, तो अप्रकाश के मुसलमान वही मुसलमान थे। अगर हम अपने हक अधिकार की बात करते तो उनको मेरा समर्थन करना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम भी भाई थे उनके, हम पिछड़े थे, तो हमको लेवल में लाने के लिए उन्हें मदद करनी चाहिए। मदद ना करके हमारा विरोध इसलिए कर रहे थे कि ये पिछड़े लोग, हमारी दरिया बिछाने वाले लोग, झंडा डंडा ढोने वाले लोग, कुल ये कह दीजिए कि हमारी गुलामी करने वाले लोग, ये सियासत में आ जाएंगे और इनको रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा, तो ये हमारे बराबर कुर्सी बैठेंगे, हो सकता है हमसे आगे निकल जाए। तो कहीं ना कहीं उनकी ये मंशा, उनकी जो बेबसी से जाहिर हो रही थी कि हमको आगे इसलिए आना देना नहीं चाहते कि हम पिछड़े लोग थे, और उनको लगा कल तक हमारी गुलामी करते थे, आज ये इनको हमें
सम्मान देना पड़ेगा, इसलिए वो विरोध कर रहे थे। ये एक पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है जो आपने जिसकी चर्चा की है कि कल तक हमारी गुलामी करते थे। तो क्या ऐसा लगता है कि जिन लोगों की तरफ सामंतवादी मुस्लिम समाज के जिन नेताओं की तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करते थे पिछले जाति के मुसलमानों के लिए? नहीं, जैसे मैं किसी जिले में गया, ओके। वहां के जिले के किसी जिम्मेदार ने हमारे कार्यक्रम करवाए। हम्म। बाद में कई जगह ऐसा हुआ कि लोग, वहां के गुंडे लोग आ गए मुसलमानों में और कहा कि साहब यहाँ गांव में उनको क्यों बुलाया। ओह। हाँ, और उनसे मारपीट भी किया और उनको धमकियां भी दी। तो वो बेचारे उनको डराने की कोशिश किया कि मुसलमानों को बांटने के बाद इस गांव में नहीं चलेगी, अगर आपको अगर रहना तो हम लोगों को तरीके से रहना पड़ेगा, जैसे हम रहते हैं, हम जैसे कि हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना आप कहीं और जाके अपना गांव बसा लीजिए। अरे साहब, मैंने थोड़ी बहुत आप पे रिसर्च की है, आपको समझने की कोशिश की है, और चूंकि आपके लाइफ स्ट्रगल पर बात हो रही है, तो आपने लगभग 12 या 13 साल पहले लखनऊ के झूलेलाल पार्क में एक रैली की, उसमें 1 लाख के लगभग लोग जुटे। उस रैली को इंग्लिश मीडिया ने हाथों हाथ लिया और आपको बहुत अधिक प्रचार दिया। उसमें आपका बहुत व्यवस्थित तरीके का वो कार्यक्रम था, यहाँ तक एम्बुलेंस उसमें लगी थी, पोर्टेबल टॉयलेट्स उसमें लगे थे, और मीडिया लिख रही थी कि ये लोग खुद को बैकवर्ड कह रहे हैं लेकिन सोच से बहुत फॉरवर्ड है। तो फिर अभी हम ये लोग ये देख भी रहे हैं कि जैसे यूपीएससी के रिजल्ट आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या में ओबीसी मुस्लिम जो हैं वो जुडिशरी में जा रहे हैं, यूपीएससी में जा रहे हैं, डीएम बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं। तो सोच से तो आप लोग फॉरवर्ड है, तो फिर ये कौन लोग थे जो आपको आप बता रहे हैं कि प्रताड़ित कर रहे थे? देखिए, हम अपने हालात से, हमारे लोग पसमानदगी के दौर से जरूर गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड है, पसमानदा वाली सोच नहीं है। हमारी सोच बहुत आगे तक की है। तो जो लोग इस तरह बातें कर रहे हैं, हमको जलील करने की बात कर रहे थे, तो मेरा मतलब ये है कि हमारे लोग जो है, जब मैंने रैली लखनऊ में रखा तो उत्तर प्रदेश के अलावा 8 राज्यों से भी तमाम नुमाइंदे आए, उस रैली की उस बात है। रैली में आए जो हमने 2011 में झूलेलाल पार्क में एक बड़ी रैली, उसमें लाखों आदमी था, उसमें आए। तो हम लोग सोच से पसमानदा नहीं है, इसलिए हम जो भी अपना प्रोग्राम करते हैं, हमारा दफ्तर भी सिस्टमेटिक है, हमारा काम करने का तरीका भी सिस्टमेटिक है, हमारे पास स्टाफ है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर काम करने वाले लोग हैं, हम एक ही कार्यक्रम का डेटा रखते हैं और हम जो कार्यक्रम करते हैं वो तरीके से करते हैं। अगर हमारा कार्यक्रम कोई लेता है बाहर, तो सबसे पहले हमारे जो इंस्ट्रक्शन है, नियम है, उनको समझाते हैं कि ये तरीका होगा बैठने का, ये तरीका होगा बोलने का, मंच ऐसे बनेगा, माइक ऐसे होंगे, लोगों को बैठने तरीका होगा। तो हम प्रॉपर प्रॉपर वर्क होता है। प्रॉपर वर्क होता है हमारे यहाँ कार्यालय से, उनको बाकायदा गाइडलाइन जारी की जाती है। तो वो हमारे लोग उस हिसाब से करते हैं। तो जो दूसरे लोग देखते हैं हमारे सिस्टम को, तो उन्हें और पीड़ा होती है कि ये बाशऊर हो गए हैं, इनको इतना इतना आगे बढ़ गए, तो उनकी पीड़ा हद से बढ़ती चली जा रही थी। अब मैं बताऊं कि मैं 2011 में रैली के बाद राजनीतिक दलों से दावतनामे की भरमार हो गई, छोटे से बड़े दल तक। उस रैली के बाद हमको अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे और तरह तरह के जतन लोग। पहला कार्यक्रम था पूरे देश में, पहला कार्यक्रम था देश में, पूरे देश में पहला कार्यक्रम था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे और पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड हुए, उन्होंने अपनी बात को नेशनल देश के सामने कहा। देखिए, पसमानदा कि हम पसमानदा मुस्लिम समाज के फाउंडर संस्थापक हैं जी। हमारे लोगों ने जब ये देखा कि पसमानदा एक फारसी लफ्ज है, उसका मतलब पिछड़ा, सबसे पिछड़ा हुआ, छूटा हुआ, तो हमारे लोग जब हमारे इस आंदोलन में जुड़ गए, तो उनको बड़ी एक उम्मीद हुई कि हम पिछड़े लोग अगर इनके पीछे चलेंगे तो हमें अपने हक अधिकार पाने में आसानी होगी। तो उनका प्यार, उनका सानिध्य और उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं मुझे काफी ताकत दे रहा था, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। इसलिए मैंने इस देश के अंदर क्रांति तब और आई जब हमने रैली के माध्यम से, क्योंकि इस रैली के अंदर कोई नेता नहीं था,
कोई अभिनेता नहीं था, कोई बड़ा सामाजिक वर्कर नहीं था। केवल हमारे समाज के लोगों ने इस रैली में हमें मुख्य अतिथि बनाया, चीफ गेस्ट बनाया। आह्वान पर लोग आ गए, हाँ, खुद ब खुद लोग आ आ गए। गए आ गए और मैं उस प्रोग्राम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुआ। तो जब मीडिया के लोगों ने तमाम, जो कि वो लाइव दिखा रहे थे, इतनी भीड़ देखा तो तमाम पूरे प्रदेश के अंदर और शहर के अंदर ये चर्चा बनी कि पसमानदा लोग कौन है और इतनी तादाद में बसें आ गई, पूरा खासकर शहर जमा इंग्लिश हो गया। मीडिया ने काफी प्रचार हाँ, किया। इंग्लिश मीडिया ने काफी, अपने तमाम इंग्लिश मैगजीनों में बहुत छापा। तो उनकी एक जिज्ञासा बढ़ी कि कौन है जो इतना, मतलब इतना बहुत बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन उसके लेकिन बाद उसके कहने पर इतने लोग आए। तो उन लोगों ने काफी कवर किया और इंग्लिश मीडिया ने खास तौर से, बड़े बड़े अखबारात ने और इंग्लिश चैनलों ने भी इस प्रोग्राम को देखा और काफी कवरेज किया और सराहना भी की। अनिश साहब, एक्चुअली बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं और जब आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो वो ये कहते हैं कि साहब, आप अगर कम्युनिटी को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको आप प्रथम पंक्ति में लाना चाहते हैं, तो आप लोग एजुकेशन में काम कीजिए। लेकिन आपने जो रास्ता चुना वो वही रास्ता था कि सियासी तौर पर कौम को जो है वो प्लेटफॉर्म मिले, जागरूकता आए उनमें। वही जो अगर हम उसका कंपेरिजन करें तो सामाजिक न्याय, यानी जैसे काशीराम जी ने किया या लालू यादव जी ने किया बिहार में, तो आप कोशिश ये थी कि ये पॉलिटिकल, मतलब आप अप्रोच करते हैं कि पॉलिटिकली जागरूकता है, तो पॉलिटिकली जागरूकता के लिए आपका अप्रोच क्यों? देखिए, हम सामाजिक संगठन चला के समाज को अपने पास से कुछ दे नहीं सकते, ना किसी दिला सकते हैं। हमारे लोगों के लिए तो जो भी व्यवस्था बनाती है सरकार बनाती है ना, और जब तक हम सरकार के नजदीक नहीं होंगे, हमारे पास पावर नहीं होगा, तब तो हम समाज का भला नहीं कर सकते ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं शेल्टर तो चाहिए चाहिए हमें। तो जब तक समाज को का राजनीतिकरण नहीं होगा, आप संगठन चलाते रहिए, कौन आपको पूछ रहा है। और अपने लोग जो जुड़ते हैं वो करते चले जाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, बोले इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब समाज का राजनीतिकरण होता है तो लोगों को उम्मीदें बढ़ जाती है कि इनकी सरकार बनेगी तो हमारे जो मांग है, हमारी डिमांड्स है, हमारी जो समस्याएं, इसका उत्थान जरूर होगा। ये उम्मीद के साथ लोग पब्लिक भी, जनता भी चाहती है, समाज के लोग भी चाहते हैं कि समाज का राजनीतिकरण होना चाहिए, ताकि जब तक हम शासन सत्ता सरकार में नहीं होंगे तब तक हम समाज का भला नहीं कर सकते। बिना पावर के हम समाज का भला नहीं कर सकते। चूंकि आपकी सियासत के बेस में दबे कुचले पिछड़े वंचित हैं, और आप उन्हीं को अपलिफ्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, और आपकी सियासत के केंद्र में भी यही बात है शुरुआत से। इसलिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने बहुजन समाज पार्टी से, बीएसपी से अपनी सियासत शुरू की, जो सामाजिक न्याय की बात करती है। लेकिन क्या ये, हम लोग जानना, हमारे लोग भी जानना चाहते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बसपा में फिर आप कुछ दिन रहे, काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पे रहे, और कोऑर्डिनेटर आप उसमें रहे, उसके बाद आपने बसपा छोड़ दी, जबकि वो उसी तरह की सियासत करती थी। तो फिर उसके बाद आप समाजवादी पार्टी में आए, तो बसपा में क्यों आप वापस, कुछ कहानी है? देखिए, हम सामाजिक संगठन चलाते थे, अपने कार्यक्रम करते थे। जी। तो उस बहुजन समाज पार्टी में तमाम सामंतवादी सोच के मुसलमान भरे पड़े थे, उसमें मैं नाम ले लेना मुनासिब समझता हूँ। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी में जो मेरे संबंध बिगड़े तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बिगड़े, जिनके अच्छा। चलते बिगड़े। उस वक्त नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी सरकार में डिप्टी सीएम की हैसियत रखते थे। तो जब मैं बैकवर्ड मुसलमानों को बात करता था तो उन्होंने कई बार हमको बुला करके डराने की कोशिश किया, धमकाने की कोशिश किया, और एक आध बार समझाने की भी कोशिश किया कि सब मुसलमान बराबर, सब मुसलमान बराबर, ये कह करके कि आप समाज में क्यों बंटवारा करो। तो मैंने उनसे सवाल किया, साहब अगर ये पिछड़े हुए, सोए हुए समाज को जगा करके उनके अधिकार की बात करना, इसमें कौन से बांटने जैसी क्या बात होगी। हमने तो किसी मुसलमान से नहीं कहा कि इस्लाम को मत मानो, 5 की जगह 7 वक्त नमाज पढ़ो। तो अब उसमें बांटने वाली बात कहाँ से आ गई। तो उसमें करते करते जब हम इस बात करते लोग जुड़ते चले गए तो उनकी बेबसी बढ़ती चली गई नसीम सिद्दीकी की। तो कानाफूसी करने लगे। तो एक दिन उन्होंने, बहुजन समाज पार्टी मुझे जब कोऑर्डिनेटर बना दिया गया तो उनको लगा कि इनका वक्त आ गया है। और उसके बाद जो बाबू सिंह कुशवाहा जी थे उस वक्त, तो उन्होंने माननीय बहन जी से मुलाकात करा करके, और बहन जी ने कहा कि हमको राज्यसभा भेजना, एक पिछड़े मुसलमान से भेजना है।
तो मैं था, तो उनका एक यंग लड़का है जो सामाजिक कार्यक्रम कर रहा है, और अगर चाहें तो आप मैं उनसे मुलाकात कराऊं। वो लंबे रेस का घोड़ा है, और वो समाज में अच्छी पकड़ रखता है, और उसको हम लोग थोड़ा सा प्रोत्साहन देंगे तो वो आगे बढ़ सकता है। एक लंबा समाज है, 85% पिछड़े मुसलमान उसके पीछे। तो हम बहन जी ने बुलाया और बुला करके बात किया और ओके कर दिया, ठीक है इनको राज्यसभा भेजेंगे, नौजवान को भेजेंगे जो पिछड़े समाज से आते हैं। लेकिन जैसे ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पता चला कि बहन जी अनीस मंसूरी को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही हैं, इसी दरमियान वो एक खान साहब को, अपने दोस्त को लेके पहुंचे कि बहन जी ये इनकी पार्टी कुर्बानी बहुत, इनको राज्यसभा भेज दिया जाए। तो बहन जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं पिछड़े वर्ग से मुसलमान को भेजना चाहती हूँ, ये अगड़े इनको नहीं भेजेंगे, इनका अगड़े लोगों को बहुत कुछ दे दिया, पिछड़ों की बारी है। तो ये सोच के तहत उन्होंने कहा, तो फिर सिद्दीकी ने देखा कि अब तो पिछड़ों को भेजेंगे, तो उन्होंने एक सालिम अंसारी को मऊ जिले से, उत्तर प्रदेश से वो खोज करके लाए, और उस वक्त मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी से बहन जी ने उनको निकाल दिया था। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उनको ला करके और मिलवाया, कहा बहन जी ये पश्चिम पूरब से हैं, अंसारी समाज के हैं, और मुख्तार अंसारी को पार्टी निकालने से तमाम अंसारी बिरादरी में पार्टी के प्रति लोगों को गुस्सा है, अगर इनको राज्यसभा भेज देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। तो उनके समझ में आ गया, उनका नहीं ठीक रहेगा, तो सालिम अंसारी को राज्यसभा भेज दिया। कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हमें पीछे करने की पूरी कोशिश की। ये दो चीजें इसमें हो सकती हैं। एक तो ये थी कि उनको लगता था नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कि ये लड़का, इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये आगे बढ़ेगा तो तुमको रिप्लेस कर देगा, कम उम्र में लोकप्रियता हो गई है। या ये भी हो सकती है कि ये पिछली कम्युनिटी से आता है। तो एक्चुअली था क्या? क्या उनको अपनी अपने कद, आपके कद का बढ़ने का डर था, या आपके पिछली जाति के होने की वजह से उनको ये डर था कि ये स्पेस ना ले जाए? ये नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था, उनको अपनी दुकान से मतलब था। दुकान से? उनको लगा क्या दुकान? कि ये यंग है और बैकवर्ड से आता है, 85% मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करता है, ओके। और अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो हम लोगों की दुकानें यहाँ बहुजन समाज पार्टी में बंद हो जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी मेहनत से और इनके लोग इनको समर्थन करें, बहन जी इनको आगे बढ़ा दें, हम पीछे रह जाएं। इसलिए अपने ऊंचाइयों को बचाए रखने के लिए इन सब इस तरह से नीच हरकत करके, और देश के पसमानदा मुसलमानों का नुकसान, मेरा नहीं समाज के पिछड़े मुसलमानों का नुकसान किया। वरना मैं राज्यसभा चला जाता पीछे, और राज्यसभा पहुंच करके मेरी ख्वाहिश थी कि उस पार्लियामेंट में पहुंच करके और मैं पिछड़े मुसलमानों की वकालत करता। वहां पर जितने भी लोग पहुंचे, अभी ज्यादातर अपर कास्ट के लोग जाते हैं, वो पिछड़े मुसलमानों के हक की बात कभी करते ही नहीं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम जहां पर कानून बनते हैं बिगड़ते हैं, उस म्यार पे पहुंच करके पिछड़े मुसलमानों की आवाज को उठाएं ताकि वो कानून बने। तो मेरी ख्वाहिश यही थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं होने दिया। इसका मतलब हो कि उन्होंने देश के तमाम पिछड़े मुसलमानों का नुकसान किया। सुना है कि आपके पास एक घर था यहाँ लखनऊ में प्रॉपर, और उसके बाद में वो आक्रामक हो गए। आक्रामक होने के बाद आपका घर तोड़ दिया गया, आपसे छीन लिया गया। ये कहानी सही है? अब देखिए, अब ये सब चीजें तो लोग सोचते हैं ना कि जब कोई आदमी आगे बढ़ रहा तो उसको आर्थिक रूप से कमजोर करो। हाँ। तो मेरे पास बहुत सारे जो कमाई के संसाधन थे, हमारे पास हाँ। कुछ टाइल्स के शोरूम थे, और हमारे पास मकान थे। उसमें कुछ थोड़ा बहुत विवाद था, तो हमारे विरोधी से मिल करके जिस तरीके से हम लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा, घर से बेघर हो गए, हमारे बच्चे परेशान हुए, और ऐसे में समाज के लोगों की आंखें नम हुई, और तमाम उन लोगों की बद्दुआएं उन्हें लगी। आज जिस तरीके से पसमानदा मुसलमानों को उनके हक अधिकार को पाने में रोड़ा बने, आज अल्लाह ताला ने उनको वक्त दिखा दिया कि आज वो पूरी में बंद कर। हाँ। चूंकि मैं इस पार्टी में हूँ, तो वो नहीं, असल में पार्टी छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। चूंकि समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से 2012 में वो मुख्यमंत्री नहीं थे, आपको प्रत्याशी बनाया गया था ना? 2012 के चुनाव में हाँ। हमको उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर बिठाया, नेताजी ने। जी, हम देखते थे कि हाँ। उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से आप हाँ। जनसभाएं कर रहे तो थे। 2012 में जब एक पसमानदा मुसलमान माननीय अखिलेश यादव जी साथ में, माननीय नेताजी के साथ में, माननीय शिवपाल जी के साथ में,
अलग अलग मीटिंगों में हम 14 दिन तक हेलीकॉप्टर चले। तो जब देखा कि एक बैकवर्ड मुसलमान को अखिलेश जी तक तरजीह देते, नेताजी अपने साथ लेके चलते हैं, शिवपाल जी अपने साथ लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अलावा देश के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा और कहा कि अब पसमानदा मुसलमानों का हक केवल समाजवादी पार्टी में मिल सकता है, क्योंकि मेरे नेता का जब सम्मान हो रहा है तो हमारे मांग पत्र को भी माना जाएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी बड़ी इज्जत करते थे हमारा और हम उनका बड़ा एहतराम करते थे। अब रही बात थी कि जब 2000 उसमें सरकार में हमें बड़े पदों पे नहीं जाने दिया, छोटे पदों पर रखा गया और जैसे विभाग दिलाया, होमगार्ड विभाग, जहाँ पर काफी फंड भी नहीं था, लोग होमगार्ड विभाग के लोग 300 रुपए पे सिर्फ औपचारिकता पूरी की। वो औपचारिक केवल औपचारिक मतलब था कि जहाँ जिधर जाए होमगार्ड वाले आ जाए, साहब 300 रुपए में परिवार नहीं पलता। बड़ी समस्या थी। माननीय अखिलेश यादव जी से कहा तो उन्होंने उनकी कुछ सैलरी बढ़ाई, कुछ रोगियों को बढ़ाई। तो ये काम उन्होंने किया, अच्छा काम किया। लेकिन हमें आगे जो बढ़ाने की बात थी तो कहीं ना कहीं वो बड़े नेता रोड़ा थे कि जिनको यही तक रखो, इससे आगे न जाने दो। तो अल्लाह ताला ने पसमानदा की हाय को समझा और नसीरुद्दीन सिद्दीकी से भी बुरा उनका हाल हुआ। तो मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ऊपर वाला बैठा है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि अल्लाह ताला जो करता बेहतर करता है। लोगों को इन सब हादसों से इबरत हासिल करना चाहिए कि गरीब के हक अधिकार को पाने के लिए उनका समर्थन करना चाहिए, उनके साथ कदम से कदम मिला के उनका तो साथ देना आप कह चाहिए। रहे हैं कि अगर किसी को शक्ति मिलती है तो वो उसका दुरुपयोग ना करे। बिल्कुल नहीं अगर वो करना चाहिए। दुरुपयोग करेगा तो वो शक्ति उससे ऊपर वाला छीन लेगा। छीलेगा और फिर वो अ, इस समाज के अंदर उनकी कोई हैसियत नहीं बचती है। इतना वो खसारे में चले जाते हैं समाज में और तमाम चीजों में घिर जाते हैं वो कि वो कहीं के नहीं बचते हैं। जो आप कह रहे हैं अनिल साहब, ये बात बहुत कड़वी लग सकती है एक समूह को। उनको लगेगा कि जैसे मिर्च डाल दी हो आंखों भाई में। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। हाँ। जो पसमानदा मुसलमानों के साथ में जिस तरीके से साजिशें रची गई उनको पीछे करने के लिए मैं वो बात बता रहा हूँ जिसे आपने पूछा। 85% आपकी कम्युनिटी के लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी चर्चा कर चुके हैं बार बार। पूरा एक विंग भारतीय जनता पार्टी जो है वो पसमानदा पसमानदा बहुत करने लगी है। तो एक वर्ग है जो ये कहने लगा है कि ये मुसलमानों में बंटवारा कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में बंटवारे जैसी कोई बात है? नहीं, देखिए, हम कई बार अपनी पार्टी में हाँ। कई बार हमने पसमानदा मुसलमानों की बात की, लेकिन पार्टी के नेता ये सोचते हैं कि जब सारा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के डर से, उनके दहशत से और उनका डर दिखा करके जब सारा मुसलमान हमको वोट दे देता है तो हम पसमानदा मुसलमानों में हम डिवाइड क्यों करें। पार्टी के अलग नेता ही समझते हैं कि मुसलमानों हम डिवाइड क्यों करें, जब हमको सारा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के डर दहशत से वोट दे रहा है तो इनकी डिमांड और इनके तमाम वादे करके हम क्यों उनको अपने पास हमको लाएं। बिना कुछ किए वोट मिल वो रहा है। हाँ, बिना क्यों, तो इसलिए वो इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने का तरीका ये था कि ये लोग कभी जबान पे अब तक बिहार के अलावा सारे देश के अंदर कोई नेता जबान पे पसमानदा का नाम कभी नहीं लिया। हमने जिनके साथ काम किया उनने भी नहीं लिया कभी। लेकिन समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं से मुलाकात करते रहे। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी पसमानदा मुस्लिम समाज हमारे साथ में आ जाए और उन्होंने बहुत डोरे भी डाले। हमारे कई बड़े नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा कि बात हुई, तो हम अपने डेलीगेशन साथ में मांग पत्र लेकर के मिले और मैंने उनको कहा कि ठीक है, अगर सच में आप पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए जिस तरीके से 3 जुलाई 2022 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में चिंता जताई और वहां पर कई प्रदेशों से आए मुख्यमंत्री और मंत्री, पार्टी के तमाम आला नेता सब वहां मौजूद थे कार्यकारिणी की बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। उस बैठक में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबकी तरफ इशारा करते हुए कि ये वंचित
कौम है, ये वंचित समाज, इसके बीच में इसने यात्रा चला करके इसने पैदा करना है और इनको देश की मुख्य धारा से कटे लोग इनको जोड़ने की जरूरत है। ये बात अपने कार्यकर्ताओं तो इशारा करते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के कार्यक्रम में भी पसमानदा चिंता जताई, भोपाल के कार्यक्रम में चिंता जताई, लगभग कई कार्यक्रमों में वो पसमानदा मुस्लिम समाज पर चिंता जताने के लिए वो भूलते नहीं थे। कहीं ना कहीं इससे पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों में कहीं ना कहीं नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें लगा कि शायद किसी ने पूछा, मोदी जी पसमानदा मुस्लिम समाज का भला कर सकते हैं और सत्ता में भी हैं, वो कर सकते हैं। तो हम लोगों से जब बातें हुई तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बातों से हम मुतमईन नहीं हुए। क्यों? वो इसलिए वो ये चाहते थे कि अनीस मंसूरी को सरकार में समायोजित कर लिया जाए और पूरे प्रदेश देश के अंदर ये पसमानदा मुसलमान को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। मैंने उनको ये कहा कि देखिए, मेरी कुछ अपनी डिमांड्स है जो पसमानदा मुसलमानों के हक अधिकार की बात कर रहा है और वो मेरी मांग है, और अगर उस मांग को आप पूरा करते हैं तो पसमानदा मुस्लिम समाज एक बार आपके बारे में विचार कर सकता है। मैंने खुली बात की। जब मैंने मांग पत्र रखा तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम होगा, इससे तो हमारा हिंदू और भी नाराज हो जाएगा। ये सब बातें कही और उन्होंने इस बात पे तरजीह नहीं दिया। तो जो आज नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, ये पसमानदा मुस्लिम समाज के खतो खिताबत हमने तमाम हमेशा प्रधानमंत्री जी से अपने समाज की मांग करते रहे। भाई वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, तो हम तो बात उनसे ही करेंगे ना जो देने लायक है। ठीक है। तो इसलिए मैंने अपनी मांग उनसे हमेशा रखी और पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में अवगत कराते रहे। उनके उत्थान के बारे में हम कई फार्मूले भी उनको दिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लबोलुआब एक साल के अंदर मैंने देखा कि केवल ये मुसलमानों में नाइत्तेफाकी पैदा करके एक पसमानदा समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। चिंतित दिख रहे थे, चिंतित थे नहीं, हमने ये तो उनसे पूछा कि आप अगर सच में चिंतित तो प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुसलमानों के सच में आप हितैषी हैं, तो आप प्रधानमंत्री कार्य योजना बना करके पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में एक मसौदा तैयार करिए और उसको लागू कर दीजिए। जब हमारे लोग उसका लाभ पाने लगेंगे तो निश्चित तौर से जो लाभ पहुंचाएगा लोग उसकी तरफ रुख करेंगे। अरे साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कह दी है। हम लोग नोटिस कर रहे हैं हाल के नतीजों से भी कि देश में राजनीति, पूरे देश की राजनीति एक नई करवट ले रही है। एक समय था कि जब राजनीति जो है वो नवाब घराने या रजवाड़े या जमींदार घराने, और पहले चुनाव के बाद तो लगभग जो है वो 60-70% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज जो है वो उन्हीं घरानों से आए थे, चाहे भोपाल के नवाब हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मतलब नवाब घरानों का पूरा, जमींदार घरानों का। अभी वो चेंज हो गया है, अभी वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब ऐसे लोग सीएम बन रहे हैं, जैसे हाल फिलहाल भी देख लीजिए, या ऐसे लोग जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड या कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। यानी आप जैसे लोग राजनीति अब बोल पा रहे हैं, आप जैसे लोग नेता हैं, बिल्कुल जमीनी लोग नेता हैं, तो अभी तो बहुत ज्यादा स्पेस है। अभी तो आपको लगना चाहिए कि अभी आपका जो है वो अच्छा, आप एक अलग एक क्रांति जगाने में कामयाब हो गए। दुश्वारियां कहाँ है? देखिए, दुश्वारियां वहां है कि देखिए, जब बैकवर्ड की बात आती है तो ये सरकारें हिंदू बैकवर्ड की तरफ, मतलब उनके दिमाग में आता है कि मुस्लिम बैकवर्ड, हिंदू बैकवर्ड। तो ये जो सरकारें अभी जो दे रही है तो हिंदू बैकवर्ड दे रही, मुसलमान बैकवर्ड कहाँ दे रही है? अगर उन्होंने इतनी बड़ी सरकार मान ली, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने पसमानदा समाज से किसी को चेयरमैन बना दिया किसी कारपोरेशन बोर्ड में या एक राज्यमंत्री बना दिया, तो पसमानदा मुसलमानों को इससे तो कोई काम होने वाला नहीं है। जो बन गया उनकी पार्टी का काम, शुरुआती दौर का कार्यकर्ता था, और आपको कोरम पूरा करना तो आपने अपनी पार्टी के जो आपके साथ था उसको उठा करके आपने राजनीति बना दिया। चाहते क्या है आम मुसलमानों को क्या फायदा हुआ? हाँ, ये बहुत आप, धन्यवाद आपका कि एक अच्छे डिस्कशन की तरह आप जा रहे हैं। चाहते क्या है आप? हम ये चाहते हैं कि जैसे भागीदारी की बात हो रही है कि जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव में, अपने संगठन में और सरकार में जब कैलकुलेशन करती भागीदारी की,
कि हमको किस समाज को क्या देना है। वो अपने भी गुणा भाग करते गुणा गणित हमको किस समाज से जुड़ सकता है, उनका अपना एनालिसिस होता है। वो जो उनको मुफीद दिखाई पड़ता है कि समाज से हमें फायदा होगा, तो उस समाज को जोड़ने के लिए वो उनको कुछ न कुछ पद देते हैं, उनको किसी न किसी सम्मान से नवाजते हैं। तो सवाल इस चीज का, जो ये पार्टी के नेता, अलग नेता, ये हिंदू समाज में जैसे बंटवारा 85% का वहां भी झगड़ा है। ओके, क्योंकि वो तो भारतीय संस्कृति है ना, भारत की जाति व्यवस्था है। तो जो हिंदू समाज में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, ये लोग 15% लोग हैं, तो 15-85 की झगड़ा हिंदू समाज में भी है। ठीक उसी तरह से मुसलमानों भी 15-85 की सवाल है। जो लोग वहाँ ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ है, वो हमारे मुस्लिम अपर कास्ट में भी वैसे उसी तरह विचारधारा और जैविकता के आधार पर आप कह रहे हैं। तो जब पार्टी के आला लीडर को ये चाहिए कि जब वो भागीदारी की बात करते, तो जो हिंदू बैकवर्ड हैं उनको तो बंटवारा कर देते कि टिकट का बंटवारा 10 यादव को, 10 कुर्मी को, 10 लोधी को, 1 प्रजापति को, 2 पाल को, 2 निषाद को, ये तो वहां डिवाइड कर देते हैं। वो हिंदू समाज के बैकवर्ड को तो वो समायोजित कर लेते हैं, उनको भागीदारी दे देते हैं। लेकिन जब बैकवर्ड मुसलमानों की बात आती है तो वो भूल जाते हैं कि मुसलमानों बैकवर्ड है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, मुसलमान के नाम पे मुस्लिम अपर कास्ट के सारे लोगों, जब नवाब घराने की बात की ना, तो ऐसे उन घरानों को उनको टिकट दे देते हैं, उनको मंत्री बना देते हैं, उनको राज्यसभा दे देते हैं, उनको विधान परिषद दे देते हैं, संगठन में आला पद दे देते हैं। तो ऐसे में तो बैकवर्ड मुसलमान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसको भागीदारी कभी मिल ही नहीं सकती। यही मेरी लड़ाई है पार्टी के अंदर नेताओं से, कि जब आप हिंदू समाज में आप बैकवर्ड को अलग अलग जातियों के नाम पे उनको आप डिवाइड करके उनको लाभ पहुंचाते हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, तो इसी तरह से मुसलमानों भी करना चाहिए कि हाँ, कि वह 10 मंसूरी को, 5 अंसारी को, 10 अंसारी को, 5 कुरैशी को, रायनी को, एक उनको, एक चूंकि मुसलमानों में 49 जातियां हैं बैकवर्ड में। अच्छा, 49 जाति हैं। शेख सैयद मुगल पठान को छोड़ करके इस देश प्रदेश के अंदर बाकी सारी जातियां ओबीसी में आती। 85% हिस्सा है पसमानदा का। तो आप 85% वाले को, तो आपकी सरकार में, शासन सत्ता, सरकार संगठन में 85% मुसलमानों की भागीदारी 5% होती है। और जो 15% के अपर कास्ट के मुसलमान है, राजघराना के, जमींदार तबका है, बड़ा व्यापारी है, इंडस्ट्रीज है, तो इन सब को आप उनको दे देते हैं, तो बैकवर्ड की भागीदारी कहाँ हो, तो नग्न है। आप ये कह रहे हैं कि जिस समूह सिख समाज से नेता आता है उसी समाज का भला करता है। बिल्कुल सीधी बात है। तो चूंकि बैकवर्ड मुस्लिम नेतृत्व नहीं है, इसलिए उनका समाज ही पिछड़ गया। नहीं, बिल्कुल भागीदारी का है, कोई नेतृत्व नहीं है। तो सरकारों को तो देखिए, जब वोट की बात आती है तब तो पसमानदा को वोट चाहिए, तब तो हाथ रखेंगे, चुमकारेंगे कि वोट चाहिए आप लोग चुनाव में। हम लोग चुनाव में जाए, मैदान देके वोट दिला देते हैं। एक काफी संजीदा बात कर रहे हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे तो उनका समाज जो है वो प्रगति कर गया, मायावती जी मुख्यमंत्री रही तो उनका समाज प्रगति कर गया। तो अगर बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी से कोई बड़ा नेता आता है तो समाज के बूस्ट अप करने की संभावना है। देखिए, मुस्लिम बैकवर्ड समाज में लीडरशिप ना होने के कारण ये समाज, चूंकि हमारे बैकवर्ड मुसलमान लीडरशिप नहीं थी, कोई बैकवर्ड मुसलमानों की आवाज नहीं उठाता था। उन्हीं बड़े मुसलमानों को अपना पेशवा माना, उनको अगुआ माना, उनके तमाम जो उनके ऐलान होते थे उस पर फॉलो करता था। उलेमा हजरात भी गुस्सा करते हैं आप पे? बहुत ज्यादा। सबसे बड़े दुश्मन तो जो राजनीतिक मौलाना, वो सबसे बड़े दुश्मन। राजनीतिक मौलाना और मौलाना की बात नहीं करता हूँ, उनकी बात नहीं करता जो सियासत में दिलचस्पी हाँ, वो मौलाना। बाकी तो मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। तो ये सियासी मौलाना, ये भी कहीं ना कहीं मुझे पीछे, भाई इनकी दुकान एक अपनी अलग चलाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अनीस मंसूरी साहब कह रहे हैं मैं सियासी उलेमाओं से सवाल पूछता हूं और जो सच्चे और अच्छे उलेमा हजरात हैं उनका मैं बहुत एहतराम करता हूं जी। तो ये लोग जब हम अपने अधिकार के करीब होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, जो हमारे चर्चा होने लगती है, तो ये दीन का सहारा लेते हैं हमारे लोगों को क्या कहते हैं के लिए। हमारे लोग बीच में जाते, साहब उन्होंने बुलाया था, आपने मीटिंग किया इस जिले में, हम आपको कम इज्जत देते हैं। हाँ। हम आपके साथ रोटी खाते हैं, आपके साथ शादी में शामिल होते हैं, एक मुसल्ले पर नमाज पढ़ते हैं, तो तरह तरह बातें सब करते हैं।
तो मैंने मेरे से भी कई लोग कई उसमें उलमाए दीन जो राजनीतिक मौलाना ने पूछा, कई बड़े नेताओं ने पूछा कि मंसूरी साहब आप जो बैकवर्ड मुसलमानों की बात करते हो कि इनके साथ इनका शोषण हुआ है, तो हम तो आपको बराबर इज्जत देते हैं। आपकी शादी में बारात में हम बराबर आपके साथ खड़े हैं, एक गिलास में पानी पीते हैं, मुसल्ले पे एक साथ नमाज पढ़ते, आगे पीछे नहीं करते, हम आपके तमाम सब कार्यक्रमों में आपके साथ में रहते हैं। तो हमने भेदभाव कहाँ किया? तो हमने कहा आप हमारी रोटी भी तो शामिल हो जाते हो, बेटी भी क्यों नहीं शामिल हो? रिश्तेदारी नहीं करते हैं। हाँ, तो सब मुसलमानों में बराबरी का दर्जा कि सब मुसलमान बराबर हैं। इस्लाम में तो सब मुसलमान बराबर हैं, लेकिन मुसलमानों में हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था यहाँ पर भी है। तो मैंने कहा कि आप बेटी की शादी क्यों नहीं करते? तब जब सब मुसलमान बराबर है तब तो कहते वो दुनिया है, वो जुलाहा है, वो नाई है, वो दर्जी है, वो फकीर है, हमारा सजरा खराब हो जाएगा, हम उनके यहाँ क्यों करेंगे? तो जब आपको फिर जब इतनी आपके अंदर हसद है उन बैकवर्ड मुसलमानों के प्रति कि उनसे आप कोई रगबत नहीं रखना चाहते, तो फिर बराबरी की बात करने का आपको अधिकार है ही नहीं है। एक मुद्दा जिस पे आप सबसे ज्यादा बात करते हैं, जैसे 370 धारा अब इतिहास बन चुकी है, तो आप 341 पर बहुत चर्चा करते हैं। धारा 341 पर बहुत बात करते हैं, आपकी प्रमुख मांगों में से है। इसको भी आप जरा हमको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, क्या है देखिए, 341? मेन पसमानदा मुस्लिम समाज की लड़ाई धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत है, ठीक है ना? बाबा साहब के संविधान ने उसमें हम लोगों का दलित मुसलमानों का हक रखा था, और उस धारा के तहत 1936 से 1950 तक दलित मुसलमानों को भी हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। और उसमें जब अंग्रेजों ने हिंदू दलितों के रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाई, तो अंग्रेजों ने देखा कि मुसलमानों में भी हिंदुओं जैसी धोबी है, मूची है, तमाम ऐसे लोग थे, नट हैं और जोगी हैं, जो उन पे अंग्रेजों ने जब रिजर्वेशन व्यवस्था बनाई तो उन्होंने देखा मुसलमानों भी ऐसी जातियां हैं और सिखों में ऐसी जातियां हैं, बौद्धों में भी है और ईसाइयों में भी है, तो क्यों ना इनको सबको साथ लिया जाए। तो जो उन्होंने 4 लोगों को शामिल किया रिजर्वेशन में, तो हिंदू दलितों को बराबर जो रिजर्वेशन दिया, तो उसमें मुसलमान था, ईसाई था, बौद्ध था और सिख था, ठीक है। इन 4 लोगों को रिजर्वेशन का लाभ 1936 से 1950 तक दिया। जब भारतीय संविधान लागू होने वाला था, तो 10 दिसंबर 1950 को इनमें 4 लोगों को धार्मिक प्रतिबंध लगा करके और हमको आरक्षण से वंचित कर दिया। 4 लोगों को, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध। क्या धार्मिक प्रतिबंध? कि हम धर्म के आधार पर, संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कोई हमें इसमें प्रावधान नहीं है, इसलिए ये गलत, इसको प्रतिबंधित किया जाता है। तो एक प्रोसेस के तहत किया गया होगा, कमेटी बनी होगी। हमको जो रिजर्वेशन मिलता था, वो धर्म के आधार पर नहीं मिला था। सिखों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी, बाबा साहब ने जो व्यवस्था की थी, वो धर्म के आधार पर नहीं था, वो हमारे पिछड़ेपन के, हम आर्थिक तौर से पिछड़े थे, समाज में बराबरी दर्जा नहीं मिला, हमारे लोग सरकारी नौकरियों नहीं जा पाए, हमारे पास जमीनें नहीं थी। तो जो लोग सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए लोग थे, तो उनके पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन मिल रहा था। ओके, तो उस वक्त कांग्रेसी सरकार थी, उसमें तमाम सामंतवादी सोच के लोग बैठे थे और देखा कि देश की लड़ाई में सामंतवादी सोच के लोग मतलब कोई पैनल बैठा था, टीम थी? जो टीम थी एक पार्टी के अंदर कांग्रेस में, तो ज्यादा वही सामंतवादी सोच के लोग थे, उस वक्त सब थे। तो लोगों ने देखा कि जब देश की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की कुर्बानियां जबरदस्त थे और शहादत देने में मुसलमान सबसे आगे रहा, और जिन मदरसों को आज कहते हैं वो आतंकवादी अड्डा, इन्हीं मदरसे से हमारे उलमाए दीन में जज्बात पैदा किए और देश की शरहद पे उन्होंने शहादत दी। और उनको लगा कि अब ये एक तरफ हम शरहद पे हमारे लोग देश को आजाद कराने के लिए अपना शहादत दे रहे थे, दूसरी तरफ यहाँ पर बैठ करके कुछ सामंतवादी सोच प्लानिंग कर रहे थे कि हमें ये मुसलमानों को हमें पीछे करना है, कैसे किया जाए। तो इनके समझ में आया कि जो इनका रिजर्वेशन है, कहीं ऐसा ना हो कि इस रिजर्वेशन के माध्यम से ये MP MLA के रिजर्व सीट से चुनाव भी लड़ेंगे। नगर निकाय के ग्राम प्रधान के चुनाव में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसमें रिजर्व सीटें होती हैं, ये मुसलमान वहां से चुनाव लड़ करके ये राज्यसभा पहुंच जाएगा, विधान परिषद में पहुंच जाएगा
और असेंबली पहुंच जाएगा और पार्लियामेंट भी पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी को कम करने के लिए कि ये देश की लड़ाई में जबरदस्त लड़ा है, ये और अधिकार न मांगे, इसलिए उन्होंने सबसे पहली प्लानिंग कर लिया। सबसे पहले 85% मुसलमानों के लिए साजिश किया और उसे रिजर्वेशन छीन लिया, उस पर धर्मी प्रतिबंध लगा दिया। और लगाया तब कि राष्ट्रपति द्वारा एक गैर संवैधानिक अध्यादेश पारित किया। अब बाबा साहब के कानून में अमल करने के लिए वहां पर 2/3 बहुमत की जरूरत थी, तो वहां से पास होता, लेकिन लगा कि वहां बहुमत नहीं मिल पाएगी, तो एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया कि राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया और उससे हमको प्रतिबंधित कर दिया, मजहबी पाबंदी लगा दी, जो गैर संवैधानिक था। अभी माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है। लगभग न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगभग अब तक 27 या 28 रिमाइंडर दिया कि आइए बताइए, कोर्ट में ये लोग पूछ रहे हैं कि हमको किस आधार पर प्रतिबंधित किया गया। सरकार जवाब दी, केंद्र सरकार को जवाब देना था, लेकिन सरकार कांग्रेस की भी आई, तमाम बीच में सभी जनता पार्टी तो जनता दल जाने की सरकार कई दलों की आई, लेकिन किसी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। तो अब मेरा मन, हम लोग इसलिए गए थे कि सरकार अपना जवाब दाखिल करते, पक्ष में अविपक्ष में हमारा मुकदमा स्टार्ट हो जाए। बिना सरकार के मतलब सरकार जवाबदेही के वो मुकदमा स्टार्ट नहीं हो सकता था। तो हम लोग यही चाहते सरकार जवाब दाखिल कर दे, चाहे पक्ष मुकदमा माननीय न्यायालय डिसाइड करेगा। इस दरमियान 1956 में ताराचंद सिख सरदार के नेतृत्व में 1 लाख सरदार दिल्ली की सड़कों में इकट्ठा हुआ। सिख समाज के लोग ताराचंद के नेतृत्व में 1 लाख सरदार सुपर थे, वो इकट्ठा हुए। उनमें तमाम धर्म गुरु थे उनके, वो सब आए और उन्होंने वहां पर अपनी डिमांड की और केंद्र सरकार झुकी और उनको 1956 में बहाल कर दिया। उन सिख हिंदुओं को, सिख दलितों को फिर से उनको सिख के हिंदू दलितों बराबर आरक्षण का लाभ मिलने लगा। ये लड़ाई वो भी लड़े, बौद्ध लड़े, उनको 90 में बहाल कर दिया गया। तो जो 4 लोगों को प्रतिबंधित किया गया, उसमें से सिख को बहाल कर दिया, बौद्ध को बहाल कर दिया, ईसाई और मुसलमानों को अभी तक बहाल नहीं किया गया। ये पसमानदा मुस्लिम समाज वही लड़ाई लड़ रहा है कि हमको भी हमारे लोगों को बहाल किया। मुझे खुशी है कि वो वंचित लोग थे, उनको मिलने लगा, मुझे बेहद खुशी है। लेकिन हमें भी मिलना चाहिए, हम लोगों को बहाली मिलना चाहिए, ताकि ये जो वंचित समाज है, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं, को ये देश के मुख्यधारा से कटा, इसको देश की मुख्यधारा जोड़ने के लिए, तो अगर रिजर्वेशन की व्यवस्था हमको मिलने लगे तो हमारे लोगों को एजुकेशन में, सरकारी नौकरियों में और हमारे लोगों को राजनीति में भी भागीदारी करने का मौका मिलने लगे, क्योंकि रिजर्व सीट से हमारे लोग भी लड़ने लगेंगे, तो हम असेंबली और लोकसभा तमाम वहां तक हमारे लोग भी पहुंचेंगे। जब वहां पहुंचेंगे, जब आवाज बुलंद होगी, तभी सरकार के कान में जू रेंगती है। आप कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगने के 6 साल के बाद सिख समाज के 1 लाख लोग दिल्ली पहुंचे, सरकार पर दबाव बना, और आप कहते हैं कि 85% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। तो अब आपके पास आबादी भी है, आपके लोग भी जागरूक हैं, आपने बताया कि फॉरवर्ड क्लास हैं, तो आप 10-20 लाख लोग क्यों नहीं पहुंचते? देखिए आसमा साहब, वो उस दौर में पसमानदा जैसी कोई बात नहीं, सब मुसलमान था, जागरूकता ऐसी मोमेंट कभी चला नहीं, वो सब दौर था। हमारे लोग इन्हीं मुस्लिम में जो सैयद समाज के पेशवा थे, इमाम थे, इनको मानते थे, अपना बहुत धर्म गुरु मानते थे, बड़ी इज्जत करते थे। बिना इनके शादी ब्याह की तारीख नहीं रखी जाती थी, यही तारीख बताते थे, बच्चे का नाम भी यही बताते थे। तो ये जो आप कह रहे हैं ब्राह्मणिज्म जैसी बात, हाँ वहाँ थी। तो वो जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण पास जाते हैं, पूछते हैं कि नाम बताओ, ये बताओ, तो ऐसी चीजें वहां भी ऐसी व्यवस्थाएं थी। हमारे लोग मौलवी साहब से पूछ लीजिए, सैयद साहब से पूछ लीजिए, इमाम साहब से पूछ लीजिए, नाम क्या रखें, और हम लोग शादी की तारीख क्या रखें। तो हम लोग इतनी इज्जत करते थे, वो जहाँ कहते थे कि यहाँ उठते थे, हम लोग उठते देते थे। तब तो वैसी कोई आंदोलन था नहीं। तो अब सवाल इस चीज का है कि इन बड़े मुसलमानों ने वहां पर भी हमारे साथ भेदभाव किया। जब हमारे बैकवर्ड के लोग उनसे नाम पूछने जाते थे कि भाई ये मौलवी साहब है, मदरसा के हैं, इमाम है, तो मौलवी साहब हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और हम इसका नाम बता दीजिए कोई अच्छा सा। कब हुआ था? मंगल को हुआ था साहब, इसका नाम मंगरू रख दो, मंगरू रख दो। कोई पहुंचा
कब पैदा हुआ तुम्हारा बेटा, बुध को बुधई रख दो। ये कब सही हुआ बात है। जुमेरात, हाँ। ये अभी भी नाम जो पिछले पहले मुसलमानों में इस तरह हमारे यहाँ नाम चलते थे, जुमई और मंगरू और बुधई, अभी भी तमाम लोगों में गांव में नाम इस तरह मिलते हैं। तो उनको दिनों के नाम से रखा कि बुधई रख दो, मंगरू रख दो, जुमेराती रख दो, तो इतवारी रख दो। तो ऐसे नाम उन्होंने दिन के हिसाब से बताए। और जब बेटी होती थी तो बोलते थे कि उसका नाम क्या है, तो उसका भी गैर मुस्लिमों जैसा नाम मिल करके बताते थे कि इसका नाम रख दो। तो वो रख देते थे। फिर जब देखा कि और लोग पूछने जाते थे तो फिर चांद के हिसाब से रखा। कब हुआ, 12 वफात पे रखा, 12 वफाती रख दो। रमजान हुआ, रमजानी रख दो। इस तरीके से नाम रखे कि इनका माशरा अलग रखा। इनको नाम इस तरह बताओ कि हमारे बच्चों से इनके नाम मेल ना खाए। कहीं ना कहीं अंदर से हसद थी कि ये नीच लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, हमारे हर मामले में बराबरी ना कर पाए। अपने बच्चे का नाम तो आसिफ हुसैन, परवेज अख्तर, अशरफ अली, ऐसे तमाम उर्दू डिक्शनरी से खोज खोज करके अपने बच्चों का नाम रखते थे। और हम बैकवर्ड मुसलमानों को, जो हम लोग उनको पेशवा मानते थे, रंगई बुधई मंगरू जुमेराती वफाती रखते थे। एक मिनट अनीस साहब, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? उनका नाम है मरहूम जनाब मोहम्मद हनीफ मंसूरी साहब। और आपकी वालदा का? उनका नाम है मरहूमा मोहतरमा कुलसूम बेगम, उनका नाम। और मैं आपके भाइयों के नाम जान सकता हूँ? हाँ हाँ, मेरे सबसे बड़े भाई मोहम्मद शफीक, उनका नाम भी हमारे गांव में मौली साहब रखा था। उनका नाम मोहम्मद शफीक हमारे वालिद साहब रखा। जब मौली साहब पूछा तो नग्गन कहा रख दो, अरे नग्गन रख दो। तो फिर वो नग्गन रख दिया। फिर छोटे भाई जी पैदा हुए, फिर पूछा मौली साहब मुग्गन रख दो। फिर पूछा कि मुन्ना रख दो, चुन्ना रख दो, छन्ना रख दो, मन्ना रख दो। ऐसे तमाम नाम रखे उन्होंने। फिर हमारे वालिद साहब जो चूंकि पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने ये तो नाम पुकारने वाले हो गए। स्कूल में जब दाखिला हुआ तो वहां पर नाम कुछ बदले और रखे, इस तरह से नाम। अवेयरनेस चुकी थी उनमें, तो इसलिए हाँ, थोड़ा सा वो समझदार थे और वो थोड़ा सा पढ़े लिखे भी थे। तो वो चूंकि मेरे दादा जो थे वो नेवी में थे और वो पोर्टर थे। ओके। पोर्टर समझते हैं ना, कि जो लोग चालक होते हैं जैसे स्टेशन पे, जो ड्राइवर होते हैं उनके सामान होते हैं, बक्सा उठा गाड़ी पर रखना, फिर ट्रेन आगे उसको उतार कर रखना। तो इसी तरह से वो पानी वाली जहाज पे वो काम करते थे। लेकिन मेरे वालिद साहब जब 3 साल के थे तो उनका इंतकाल हो गया, दादा का मेरे। और उसके बाद जब 1.5-2 साल बाद दादी का इंतकाल हो गया। तो मेरे दादा जो थे, मेरे वालिद साहब, वो बेचारे एक तरह से मैं कहूँ अकेले हो गए। फिर उनके मामू जो है उनको अपने साथ रखा, मुंबई से वापस आ गए। फिर तो वो अपना गांव में मामू के साथ रहे। तो एक उनके खाला खालू थे, उनके बच्चे नहीं थे तो खाला खालू को दे दिया गया बाला वाला। तो इस तरीके से चूंकि नवाबी थे, हमारा स्टेट था परियां में, तो मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद साहब के मामू जो थे वहाँ सिपह सालार थे। तो उन्होंने अपने भांजे को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया भी, तो इसलिए वो थोड़ा अवेयर थे। तो उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को नाम रखा। गुड। तो मेरा मतलब ये था कि ये भेदभाव आज से आज नहीं है, ये एक जमाने से आ रहा। हमें पीछे करने की हमेशा ये ताकतें लगी रही और आज भी भेदभाव बराबर कर रही है हमें। जब हम कोशिश कर रहे हैं आगे आने की, तो वो और एग्रेसिव हो रहे हैं। नहीं, काबिलियत है तो चमकती भी तो है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि परियावा जिस गांव के आप रहने वाले हैं, जिसका आपने जिक्र किया, तो मुझे ये बताया गया है, आई एम जस्ट वेरीफाइंग यू, कि परियावा का जो रेलवे स्टेशन है वो आपने बनाया है? नहीं, वो मैंने नहीं बनाया। देखिए, मैं तो जो ठेकेदार था तो ठेकेदारी बनाया, उसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है। लेकिन बहुत ये है बेहतरीन कि बनाया। आप ये कि ठेकेदार थे? अपना स्टेशन था, तो अपने जिले के स्टेशन थे, मैंने सभी स्टेशन को अच्छे से बनाया। उसको अधिकारियों से कह करके, साहब मेरा ये अपना स्टेशन है, इसको अच्छे से। तो मैंने उसमें अच्छा काम किया। उसमें हम पब्लिक को सुविधाओं के लिए तमाम किया, लोगों ने उसकी सराहना भी की। तो ये तो मेरा काम था, उसका मुझे पेमेंट मिला। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास से कुछ लगाया। तो सरकार लेकिन ने दिल से बनाया कि मेरा। हाँ बनाया, अधिकारियों ने सपोर्ट भी किया उस वक्त, ऐसा नहीं था। और आज भी वो अच्छा स्टेशन है। एक बात मैं और समझ लूं, चूंकि वो आपके व्यक्तित्व के लिए समझना जरूरी है, कि
आपका जो पूरा जो आपको सुना है उस हिसाब से हमें लगता है कि चूंकि जब हम किसी से हक मांगने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे उसको जो है थोड़ा सा तकलीफ होती है कि भले ही वो हमारा हो लेकिन उसको देने में तकलीफ होती है। तो जो आपके अपर कास्ट दोस्त थे शेख सैयद मुगल पठान, उनके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? नहीं, उन लोगों के पॉलिटिकल साथ चीज अलग है। देखिए, अभी भी ज्यादातर हमारे दोस्त वही है, प्रकाश के लोग ही फिर तो बहुत मजा आता होगा। नहीं नहीं, अभी देखिए, अभी बैठे हुए हैं आप, यहाँ ढेर सारे लोग प्रकाश के लोग बैठे हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके मेरे घरेलू रिश्ते हैं। वो मेरे साथ एक जमाने से रहकर मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि मंसूरी साहब, हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं तो आपके साथ गड़बड़ किया है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपका आक्रोश जायज है। इस बात को मानते बड़े समझदार लोग हैं वो, और वो लोग कहते हैं कि आपका आक्रोश जायज है, कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने भेदभाव किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बदलते माहौल में कुछ ऐसे लोग जो अब नई पीढ़ी आई है अपर कास्ट में, वो काफी पढ़ी लिखी समझदार है। अब वो जमींदारी नहीं रही, वो इस तरह सोच जाता। जो जमींदार तबका था, नवाब था, राजा था, जमींदार था, बड़ा व्यापारी था, उद्योगपति था, तो उन लोगों की सोच थी। लेकिन आज की जो पीढ़ी अब ये बीटेक करके और भी तमाम नौकरियों में जा रहे हैं, तो काफी कुछ बदला हुआ सा है।